हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 6 की जो एनसीईआरटी की बुक है पॉलिटिकल साइंस की, जिसका नाम है सामाजिक और आर्थिक जीवन पार्ट 1, उसके थर्ड चैप्टर के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है सरकार क्या है। इससे पहले मैं 2 चैप्टर की वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, आप उन्हें चेक कीजिएगा, जिसमें आपको विविधता की समझ, जो फर्स्ट चैप्टर का नाम है और दूसरे चैप्टर का नाम है विविधता एवं भेदभाव, उनके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां पे चेक कीजिएगा। अब थर्ड चैप्टर की ओर हम आगे बढ़ते हैं। सरकार क्या है। अब जब तक आप इस चैप्टर का मतलब नहीं समझेंगे, मतलब चैप्टर के नाम का मतलब नहीं समझेंगे कि सरकार क्या है, तब तक आप चैप्टर पूरा ही नहीं समझ पाएंगे। स्टार्टिंग हमें किसी भी चीज की करनी है, अगर आप कोई भी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो आप सबसे पहले उस चैप्टर के नाम का अर्थ समझें कि ये चैप्टर कहना क्या चाहता है, तो ऑटोमेटिक आपको उसके आगे की जो जानकारी उसमें दी गई वो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। अब आपने सरकार का नाम तो सुना होगा, ठीक है, जैसे अभी किसकी सरकार है, आजकल तो हर बच्चा बच्चा जैसे मोदी सरकार, तो नाम तो वह ले रहा है मोदी सरकार, पर सरकार क्या है। सरकार को जैसे आप देखते हैं कि हाँ, हमारे आसपास जो भी काम चल रहा है, सरकार ये काम कर रही है, सरकार वो काम कर रही है, पर सरकार को शब्दों में व्यक्त करना कि एक्चुअल मीनिंग क्या है सरकार की, सरकार का मतलब क्या है, सरकार बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, किसी देश में सरकार का क्या रोल है, उसकी क्या भूमिकाएं हैं, उसके क्या क्या कर्तव्य हैं, तो उन सब के बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम सरकार की बात कर रहे हैं कि जैसे कोई भी एक एरिया है, अगर आप देश की बात कर लें तो ये देश कैसे चले, इसकी शासन व्यवस्था कैसे हो, कानून व्यवस्था कैसे हो, और जो भी कल्याणकारी काम होते हैं देश के राज्य के, तो वो कैसे करेंगे। अब जनता तो है, देश में रह रही है, पर इतना, आप जैसे भारत को ले लो, इतनी बड़ी जनसंख्या वाला कोई देश है, पर उसको कंट्रोल करने वाला कोई भी नहीं है। तो सरकार क्या करती है, मतलब सरकार के भी अलग अलग टाइप है, हम वो आपके डिटेल में पढ़ेंगे। तो सरकार क्या करती है कि देश में शासन व्यवस्था संभालती है, कानून व्यवस्था के संभालती है, कानूनों का निर्माण करती है एक्चुअली, और उनका पालन करवाती है, ठीक है। और जो भी कल्याणकारी काम है, जैसे सड़कें बनाना, रेल कार्य, ये जितने भी आप दैनिक जीवन में काम देख रहे हैं अपने, वो सारा काम करवाने के लिए सरकार का निर्माण किया गया, ठीक है। तो सरकार की काफी भूमिका होती है किसी भी देश में। तो अभी जैसे कि हम इसकी रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर की, सरकार क्या है की, तो उसमें जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे और अच्छे से समझते जाएंगे कि सरकार एक्चुअली है क्या। अब आपने जैसे कि न्यूजीलैंड में ये अखबार की जो कुछ हेडलाइंस है, उसमें आपने देखा होगा कि सरकार से कामगारों के अधिकारों की रक्षा की मांग की, बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार की ओर से राहत सामग्री, प्याज की दर में उछाल, सरकार ने प्याज के दाम तय किए, सर्वोच्च न्यायालय के लिए 5 और न्यायाधीश सरकार ने ऐलान किया, कोयला और बिजली विभागों के पुनर्गठन के पक्ष में है सरकार। तो इस तरीके से आपने न्यूज़पेपर की हेडलाइंस देखी होगी। अब क्या होता है, किसी भी देश को विभिन्न निर्णय लेने और काम करने के लिए सरकार की जरूरत होती है। अब ये जो विषय है कोई भी हो सकते हैं, जैसे सड़कें और स्कूल बनाने, कहाँ बनाने हैं, बहुत ज्यादा महंगी हो जाने पर किसी चीज के दाम को कैसे घटाया जाए। अब जैसे क्या होता है, कभी डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई नहीं हो पाती, तो उसकी ब्लैक मार्केटिंग हो जाती है और उसके प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ने लगते हैं। तो उनके जो चीज बढ़ गई है, उनके दाम कैसे डिसाइड करने हैं, अगर कहीं ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, काला बाजारी हो रही है, तो उसको कैसे रोका जाए, ये सारा सरकार देखती है। बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए, ये भी सरकार देखती है। और सरकार जो है वो कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्रवाई करती है, जैसे जो गरीब हैं उनके लिए कई कार्यक्रम चलाती है, कई योजनाएं चलाती है। अब जैसे आप करंट में नरेंद्र मोदी की सरकार है, भाजपा की, तो वो देखिए कि उन्होंने कितनी सारी स्कीम्स लॉन्च की है, गरीबों के लिए, कन्याओं के लिए, विधवाओं के लिए, सबके लिए। तो ये सामाजिक काम भी करती है सरकार। और उसके अलावा जैसे रेल सेवाएं हैं, डाक सेवाएं हैं, ये काम भी सरकार करती है। सरकार ये काम तो करती है, पर इससे इंपॉर्टेंट काम क्या है, देश की सीमाओं की सुरक्षा करना, ठीक है, दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बना रखना। अभी जैसे आप करंट में पढ़ रहे हैं कि एलएसी पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो भारत और चाइना के बीच में लगती है, ठीक है, वहां पे अभी थोड़ा टेंशन चल रहा है।
तो इसको हम आश्वस्त बैठे हैं। क्यों? क्योंकि इन सब से अगर उस जो दूसरी कंट्री है जिससे हमारा तनाव चल रहा है, उसको डील करने के लिए सरकार बैठी है। तो आज हम अपने घर पे टेंशन फ्री बैठे हैं कि चलो ठीक है, सरकार ये सब सोल्व कर लेगी, पूरा मैटर सरकार द्वारा निपटा लिया जाएगा, चाहे कैसे भी हो, युद्ध करके हो, चाहे शांति समझौता हो, पर हमको सरकार पर भरोसा है कि सरकार हमारी सुरक्षा करेगी। कैसे उनसे डील करनी है, ये सारा हम सरकार पर छोड़ देते हैं या उनके प्रति हम आश्वस्त हैं। उनकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिले। क्योंकि देखो, नेचुरल सी बात है कि सरकार जो चला रही है उसमें उनका खुद का भी कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होता ही है। अब ओनली देश सेवा के लिए तो होती नहीं है, पर बहुत सी सरकारें ऐसी होती है, वो प्रॉफिट तो कमाती है पर वो देश की उन्नति प्रगति के बारे में ज्यादा सोचती है कि जो बीपीएल लोग हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जो लोग हैं, उनकी संख्या को कम से कम किया जाए। मतलब गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जो लोग हैं उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जाए, पहली बात तो। दूसरी बात, भारत में भूखमरी बहुत है। अभी एक हंगर इंडेक्स भी जारी किया था 2020 में, जिसमें भारत का 97वां स्थान था। तो ये काफी ऐसे चिंताजनक बातें हैं जिन पर सरकार विचार करती है, सोचती है कि इनसे कैसे डील की जाए। सरकार चाहती है कि देश का प्रत्येक नागरिक पर्याप्त भोजन ले, कोई भी भूखा पेट ना सोए। तो सरकार इनके ऊपर जैसे स्कीम्स चलाती है, ठीक है। अब जैसे जो गरीब बच्चे हैं स्कूल में जाते हैं उनके लिए मिड डे मील चलाए, तो ये सारा काम सरकार करती है। और जैसे अगर किसी देश का हंगर जो इंडेक्स है उसमें उनकी रैंक अच्छी होगी, मतलब उनके स्कोर अच्छे होंगे, तो उस देश की जो वो होती है ना प्रगति, वो थोड़ी अच्छी दिखाई जाएगी। वो देश जैसे विकासशील से विकसित देश की श्रेणी में जाएगा तो सरकार का ही काम नाम आएगा ना उसमें। तो ये सरकार कल्याणकारी काम पर भी ज्यादा फोकस करती है। उसके बाद स्वास्थ्य सुविधाएं भी मिले, जैसे जन्म दर अच्छी हो, मृत्यु दर कम हो, सरकार इस पर भी काम करती है। बहुत सारी प्राकृतिक विपदाएं आती हैं, जैसे सुनामी हो गई, भूकंप हो गई, बाढ़ हो गई, तो उसमें जो राहत कार्य चलाते हैं वो कौन चलाती है? सरकार चलाती है। अब जैसे असम और अभी इसमें बाढ़ आई थी, तो हम ये आश्वस्त रहते हैं ना कि चलो सरकार कुछ राहत कार्य करेगी, आपदा प्रबंधन के थ्रू राहत कार्य सरकार द्वारा किए जाएंगे। उसमें जो पीड़ित होते हैं उनके लोगों की सहायता सरकार करती है, उन्हें मुआवजा देती है। अगर किसी का घर डूब गया, किसी के मेंबर की डेथ हो गई जिसके वजह से उस घर की रोजी रोटी चल रही हो, तो उसके बदले में सरकार उन्हें मुआवजा देती है। तो ये सारा काम सरकार करती है। अगर कहीं कोई विवाद हो गया, डिस्प्यूट हो गया, तो लोग सरकार जाते हैं, न्यायालय जाते हैं, कोर्ट जाते हैं। तो न्यायालय क्या है? ये भी एक सरकार का ही अंग है। अब आप सोच रहे होंगे कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है? सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों जरूरी है? जब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की जरूरत होती है जिससे आवश्यक निर्णय लिए जा सके। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ठीक है। अब इतना बड़ा देश है, सब अपनी मनमानी करने लगेंगे, किसी ना किसी का तो कंट्रोल चाहिए, कोई नियम बनाने वाला चाहिए, उनको नियम को लागू करवाने वाला चाहिए। तो इन नियमों को बनाने और उन्हें लागू करने के लिए हमें सरकार की जरूरत होती है। जैसे संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा की जरूरत होती है ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। लोगों के लिए सरकार कई तरह के काम करती है, ठीक है। जैसे आपको मैंने बताया कल्याणकारी काम, वह नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है। ये मुख्य काम सरकार के हैं। अब जैसे आप ये सामने देख सकते हैं, सरकार के जो कुछ एग्जाम्पल हैं अंक के। जैसे ये सबसे पहले ये लेफ्ट साइड सुप्रीम कोर्ट का फोटो दिया गया है, नीचे है भारत पेट्रोलियम और ये भारतीय रेल। तो ये सारे सरकार के अंग हैं। अब हम देखेंगे सरकार के स्तर। अब जैसे कि पूरा देश इतना बड़ा है तो एक सेंटर से सरकार करेगी, तो जिसे विकेंद्रीकरण और केंद्रीकरण, ये जो डिटेल में है हम आगे क्लास में पढ़ेंगे। अभी हम देखेंगे कि एनसीईआरटी की जो क्लास 6 की जो बुक है ना, उसमें क्या बताया गया है कि अब आपको पता है सरकार कितनी सारी अलग अलग चीजों के लिए जिम्मेदार है। तो क्या आप सोच सकती हैं कि सरकार ये सारे इंतजाम कैसे करती है? ठीक है, सरकार क्या होती है, वो अलग अलग स्तर पर काम करती है। जैसे भारत में 3 स्तर है, एक राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय स्तर।
राष्ट्रीय स्तर कौन सा है? जैसे अभी ये प्राइम मिनिस्टर और ये कैबिनेट मिनिस्टर, ये पूरा राष्ट्रीय स्तर है जो पूरे देश पर कंट्रोल करती है। ठीक है, अब इस पे जो कानून बनाती है वो आपने केंद्र सूची के कानूनों के बारे में पढ़ा होगा, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। फिर है राज्य स्तर के कानून, राज्य स्तर की सरकार। राज्य स्तर की सरकार, जैसे भारत में अभी स्टेट है, हर स्टेट में अलग अलग सरकार है। आप देखते हैं ना, राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, इधर ये सरकार है। तो स्टेट की जो सरकार होती है वो स्टेट पर रूल करती है, स्टेट का शासन व्यवस्था संभालती है, कानून व्यवस्था संभालती है। ठीक है, उसके बाद है स्थानीय स्तर की सरकार है, जिसमें ये पंचायत समिति, नगर पालिका, ये जो है इनकी सरकारें होती हैं। तो जो तीसरा स्तर है हमारे देश का, जैसे नगर पालिका हो गई, तो इनके लिए स्थानीय सरकार होती है, जैसे आपने अलग अलग सुना, चेयरपर्सन, मेयर, तो ये सारे इनके प्रतिनिधि होते हैं। अब हम देखेंगे स्थानीय स्तर का मतलब आपके गांव, शहर या मोहल्ला। राज्य स्तर का मतलब जो पूरे राज्य को ध्यान में रखे, जैसे स्टेट के नाम इसमें दिए गए हैं, हरियाणा, असम, एक्स वाई जेड। ठीक है, फिर है राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश से होता है। अब हम आगे देखेंगे कि स्थानीय सरकार जो होती है वो कैसे काम करती है, और जो स्टेट और सेंट्रल की सरकारें हैं वो कैसे काम करती है, इसमें हम आगे डिटेल में अगले चैप्टर में पढ़ते जाएंगे। ये आपके सामने भारत का एक नक्शा दिया गया है, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको देख सकते हैं। और आप इसमें ये जो राज्यों के नाम दिए गए हैं ना, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, तो आप इनको देखिए कि ईस्ट में कौन कौन से राज्य हैं, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, इन सब में कौन कौन से राज्य हैं, हमारे आसपास कौन कौन से समुद्र हैं। तो आपको जैसे भूगोल में भी काफी हेल्प मिलेगी, ज्योग्राफी में। उसके बाद ये प्रशासनिक प्रभाव का नक्शा दिया गया है, जो काफी वो है, मतलब इसमें प्रशासनिक विभाग है तो इसमें काफी सारे इसके ऐसे खंड बना रखे हैं, तो आपको इसमें थोड़ा क्लियर कम दिख रहा होगा। अब हम देखेंगे सरकार एवं कानून। सरकार क्या करती है? कानून बनाती है, और देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मानने होते हैं। लेकिन केवल यही वह तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है, क्योंकि अब लोग अपनी मनमानी करते जाएं, इसीलिए सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को लोगों के लिए मानना बाध्यकारी कर लिया। पर अब आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि सरकार तो ऐसे अपने मनमाने कानून बना लेगी। इसका ये प्रोसेस रहता है कि जैसे भारत में लोकतांत्रिक सरकार है, यानी लोकतंत्र है भारत में, भारत पे जो शासन करेगा उसका चयन जनता करेगी। यही तो लोकतंत्र होता है कि जनता का, जनता से, जनता द्वारा किया गया शासन। ठीक है, तो अगर जो व्यक्ति कानून बना रहा है, जैसे प्रधानमंत्री है, मतलब संसद है, उसके दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, कोई भी कानून होगा वो एक सदन से पास होगा। तो दो लोकसभा में जो सदन सदस्य बैठ रहे हैं उनका चयन किसने किया? जनता ने ही किया ना। ठीक है, जनता सोचती है कि जो कैंडिडेट हैं, जो प्रतिनिधि हैं, वो काबिल हैं कि नहीं, वो फिर वो वोट देके उनका चयन करती है। अगर कल को सरकार मनमानी करती है, अपना मन चाहा कानून बना लेती है, अगर वो जनता को नहीं समझ आएगा तो जनता विद्रोह करेगी। और जनता में इतना पावर होता है डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में, कि वह चाहे तो जो देश का जो शासन संभाल रहा है ना, जैसे प्रधानमंत्री है या राष्ट्रपति है, अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम जाने जाते हैं, तो वो उसे हटा भी सकती है। इतना पावर जनता के पास होता है। तो सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे ये ताकत भी होती है कि वे लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करें। ठीक है, मतलब जनता के पास भी इतना तो पावर है कि वो लोगों को बाध्य करे, यानी उनके लिए कंपलसरी हो जाएगा कि आपको ये कानून मानना ही है। अब एक एग्जांपल देते हैं कि एक कानून है कि गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाए तो उसे जेल की सजा काटनी पड़ती है या जुर्माना भरना पड़ता है। तो सरकार अगर वो जुर्माना नहीं भरता है तो सरकार क्या करेगी? उसके अगेंस्ट कार्रवाई कर सकती है, और कार्रवाई करेगी तो लोगों को मजबूरन वह कानून का पालन करना ही पड़ेगा। अब जैसे है कि सरकार जो कार्रवाई कर सकती है, उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा, तो वे भी कुछ कदम उठा सकते हैं। जैसे अगर किसी व्यक्ति को यह लगे कि उसको उसके धर्म या उसकी जाति के कारण किसी नौकरी में नहीं लिया गया,
तो वह न्यायालय जा सकता है और यह दावा कर सकता है कि कानून का पालन नहीं हो रहा। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगे कि आपको धर्म या जाति के नाम पर आपसे भेदभाव हो रहा है, तो आप जाइए कोर्ट में और कोर्ट आवश्यक कदम उठाएगा कि इस बारे में क्या करना चाहिए। अब हम देखें, इस प्रकार हमने देखा कि किस कैसे सरकार कानून बनाती है और उसका पालन करवाती है। फिर हम देखेंगे सरकार के प्रकार। सरकार को निर्णय लेने और कानूनों का पालन करवाने यानी उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है? अब इस बात के लिए इस प्रश्न का उत्तर ये बात पर डिपेंड करता है कि वहां पे सरकार कौन सी है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि भारत में लोकतंत्र है, कहीं राजतंत्र होता है और कहीं तानाशाही होती है। अब जैसे तानाशाही होगी तो उसमें जैसे आप नॉर्थ कोरिया की बात ले लीजिए, उसका जो शासक है उसका नाम है किम योंग उन। ठीक है, वो इतना तानाशाह है कि उसकी मर्जी के बिना वहां के लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये हम इसमें देखेंगे कि सरकार के कितने प्रकार हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लोकतंत्र के बारे में। लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को ये शक्ति देते हैं। लोग क्या करते हैं, चुनाव के माध्यम से अपना शासक चुनते हैं, जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया। वे वोट देते हैं और अपनी पसंद का नेता चुनते हैं, और जो नेता होते हैं वो अपने में से ही एक प्रधान नेता का चुनाव करते हैं जो प्रधानमंत्री कहलाता है। और प्रधानमंत्री अपने कुछ नेता के साथ मिलकर कैबिनेट का निर्माण करता है जिसे कैबिनेट मिनिस्टर कहते हैं, और ये मिलकर पूरे देश की व्यवस्था को संभालते हैं और सरकार बनाते हैं। अब लोकतंत्र में है ना, क्या होता है, सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और सफाई देनी होती है। मतलब वो अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते, वो जो भी नियम बना रहे हैं उन्हें थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ता है कि हमने ये नियम लाए हैं, क्यों लाए हैं, इसमें देश की जरूरत है कि नहीं है, वो सारा सरकार को बताना पड़ता है। एक दूसरी तरह की सरकार होती है जिसे राजतंत्रीय सरकार कहते हैं। इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है, यानी उसमें जनता का कोई रोल नहीं होता। राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है जिससे वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करता है। ये तो लोकतंत्र में भी होता है, जैसे कैबिनेट मिनिस्टर मैंने आपको बताया। अंतिम निर्णय की जो शक्ति होती है वो राजा के पास होती है। लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय के आधार नहीं बताने पड़ते और न ही अपने निर्णयों की सफाई देनी पड़ती है। जैसे मैंने आपको बताया, लोकतंत्र में जो कानून बनाते हैं तो उसमें उनको बताना पड़ता था कि ये कानून हम क्यों ला रहे हैं और इसमें देश की जरूरत है किस बेसिस पर राजतंत्र में राजा या रानी को या जो भी कानून ला रहा है उनको ये बताने की नहीं जरूरत होती है कि हम ये कानून क्यों ला रहे हैं। ठीक है, तो लोकतंत्र और राजतंत्र दो में आपको पता चल गया। लोकतंत्र में क्या होता है, जनता खुद चुनती है, वोट देकर अपना नेता चुनती है। उन नेता में से एक प्रधान नेता का चुनाव होता है जो प्रधानमंत्री कहलाता है। ठीक है, अगर जनता चाहे तो उन कानून जो नेता हैं अगर वो मनमानी कर रहे हैं तो उन्हें हटा सकती है। राजतंत्र में क्या होता है कि राजा पूरे देश का राजा या रानी पूरे देश का शासक होता है और वह अपनी मर्जी से कानून बना सकता है और उसे किसी भी कानून को पास करने के लिए कोई वैलिड रीजन देने की जरूरत नहीं होती है या कोई आधार बताने की जरूरत नहीं होती। अब क्योंकि भारत में लोकतांत्रिक सरकार है तो हम लोकतांत्रिक सरकार के बारे में पहले देखेंगे। लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमें काफी सारी लंबी लड़ाई करनी पड़ी थी। संसार में और भी कई देश हैं जहां लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किए हैं। लोकतंत्र की मुख्य बात यह होती है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है, इसीलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है। जैसे मैंने बताया, जनता के लिए जनता द्वारा शासन लोकतंत्र कहलाता है। ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है। लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं, क्योंकि प्रतिनिधि लोकतंत्र में क्या होता है कि लोग जो होते हैं वो डायरेक्ट भाग नहीं लेते हैं, वे वोट डालकर अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। मतलब चुनाव प्रक्रिया के द्वारा उनका प्रतिनिधि चुना जाता है। जैसे कि आप अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो आप वोट डालकर क्या करेंगे, सांसद यानी एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव करेंगे। फिर उनके बाद उनमें से ही एक बनेगा प्रधानमंत्री। ये प्रतिनिधि जो होते हैं वे मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कर सकती जब तक वह देश के
सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार नहीं हो। जैसे भारत में क्या है, 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी लोग, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, सबको, अमीर हो या गरीब, दलित हो या ब्राह्मण, सबको वोट देने का अधिकार है। इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। तो जब तक सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार नहीं होता, तब तक वो लोकतांत्रिक सरकार नहीं कहलाएगी। किसी भी सरकार का लोकतांत्रिक अगर मानना है तो उसकी पहली शर्त है कि वयस्क नागरिकों द्वारा चुनाव। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। क्या आप विश्वास कर सकती हैं कि एक समय ऐसा था जब लोकतांत्रिक सरकारें औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने देती थी। मतलब उसमें फिल्टर थे काफी, जिसे कि चुनाव खाली पुरुष ही, चुनाव में पुरुष ही भाग लेंगे, अमीर भाग लेंगे। तो ये सारा प्राचीन काल में प्रचलित था। अपने शुरुआती दौर में सरकारें केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने देती थी जो पढ़े लिखे थे और जिनके पास अधिक संपत्ति थी। मतलब पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है और उसके बाद में पैसा भी जरूरी है। इसका मतलब था कि औरतें, गरीब और अशिक्षितों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सहारे चलते थे जो ये गिने चुने पुरुष बनाते थे। ठीक है, तो ये फेयर नहीं हुआ ना। अब जैसे सबका मत अलग अलग होता है, सबकी राय अलग अलग होती है, तो जो पुरुष चाहते हैं उनकी ही सरकार बन जाती थी। भारत में आजादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था। इसीलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की कि वयस्क नागरिकों को वोट दिया जाए। गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया। उन्होंने भी जोर शोर से यह मांग उठाई। फाइनली 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा था, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं, वह वोट नहीं दे सकता। या जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। क्योंकि पहले यही था ना कि अगर आप ऊंचे कुल के हो, पुरुष हो, शिक्षित हो और आप अमीर हो, तभी आप वोट दे सकते हो। तो गांधी जी ने इसका विरोध किया था। संसार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी है। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ी। मतलब इससे पहले यूरोप और अमेरिका में क्या था, महिलाओं को अधिकार नहीं था मताधिकार का। तो मताधिकार पाने के लिए महिलाओं ने काफी संघर्ष किया। उन्होंने कई आंदोलन किए जो प्रथम विश्व युद्ध दौरान काफी वो उनकी पकड़ जो थी वो मजबूत होती गई। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं और अंग्रेजी में इसे सफ्रेज मूवमेंट कहते हैं। सफ्रेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे, इसीलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया गया जो पहले पुरुषों के काम माने जाते थे। जैसे तुम्हें वोट देना है, तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या था, पुरुष तो चले गए युद्ध लड़ने। अब अगर वोटिंग हो तो कौन करे, मत दे कौन, तो इनके लिए महिलाओं को बुलाया गया। जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था करना शुरू किया तो लोगों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि महिलाओं और उनकी क्षमताओं के बारे में क्यों इतनी गलत रूढ़िबद्ध धारणाएं बना रखी थी कि महिलाएं ये काम नहीं कर सकती। इवन उन्हें वोट देने का भी अधिकार नहीं था। यह रूढ़िबद्ध धारणा बन गई थी कि वे नहीं जज कर पाएंगी कि कौन सी सरकार सही है या जो हम प्रतिनिधि चुन रहे हैं वो सही है। इस तरह महिलाओं को निर्णय लेने में समान रूप से योग्य माना जाने लगा, क्योंकि जैसे जैसे उन्होंने काम किया तो लोगों को विश्वास भी होने लगा। महिला मताधिकार आंदोलन की साथियों ने सभी महिलाओं के लिए वोट देने के अधिकार की मांग की। उनकी आवाज सुनी जाए, इसके लिए उन्होंने जगह जगह पर अपने आप को लोहे की जंजीरों से बांधकर प्रदर्शन किया। आप देख सकते हैं कि वोट पाने के लिए उन्होंने कैसे कैसे संघर्ष किए हैं। उनमें से कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल गई और भूख हड़ताल पर बैठी। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला, जबकि इंग्लैंड की औरतों को यह अधिकार कुछ सालों बाद 1928 में मिला। इससे पहले अमेरिका और इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। तो इस प्रकार क्लास 6 की इंडियन पॉलिटी का चैप्टर नंबर 3 सरकार क्या है वो यही पूरा होता है। अगर आप मुझसे किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर आप
को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप उन्हें लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और यूट्यूब के मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप मेरी आने वाली हर वीडियो से अपडेट होते रहेंगे। थैंक यू सो मच।